नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान की थी जब श्री कृष्ण भगवान कालिया दल में मर्दन थे, कालिया नाग को नाथ के लाए थे। भगवान कृष्ण की सकुशल आने की खुशी में नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान की। ब्रज 84 कोस में इतनी सारी गौशालाओं के नाम पर लाखों रुपया आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आशीष चौहान ब्रज टॉक स्टूडियो से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही अपनी पूरी टीम की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत के साथ में, और आपसे ये आशीष चाहता हूँ कि हमारे पहले एपिसोड के माध्यम से आप हमको आशीर्वाद दें, जिससे कि हम आगे उसी श्रृंखला को अच्छे से अच्छी तरीके से आपके बीच समक्ष ला सके। जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले वार्ता चली, हमारे साथी विष्णु शर्मा जी ने हमारे ब्रज के पंडा समाज के प्रतिनिधि, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनसे अपनी श्रृंखला प्रश्नों की इस प्रकार से स्टार्ट की कि प्रश्न पे प्रश्न वो दागते रहे और उनका सामना उन्होंने भली भांति से सामना किया। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे रहे कि जिनसे वो उस मुखर तरीके से नहीं जवाब दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया उन समस्याओं के साथ में उन प्रश्नों का जवाब देने का। लेकिन मैंने ये देखा कि सारा पूरा जो प्रश्न काल रहा, उसके उत्तर में, उसके एवज में जो भी आया वो केवल और केवल समस्याएं ही आई। और समस्याओं का कारण ये आया, वो आया तालमेल का। तालमेल चाहे जनता का प्रतिनिधि से हो या प्रतिनिधि का अधिकारियों से हो, कारण यही रहा कि ये तालमेल। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आजकल तालमेल की भी परिभाषा चेंज हो गई है। तालमेल केवल और केवल उस मीटिंग की तालियों तक सीमित रह गया है, और वो चाहता भी है जो तालमेल के जो बैठाने के लिए जो कार्यक्रम भी रखा जाता है, वो केवल और केवल ताली बजवाने के लिए और मेल बनाने के लिए। लेकिन वो मेल इसी नहीं हो पाता क्योंकि जो कहने वाला है वो केवल तालियों की गड़गड़ाहट को सुनता है, बाकी उसका समाधान नहीं सुन पाता। खैर, अभी प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी स्टार्ट रही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन न होके मेरे माध्यम से विजन जाए आपके पास। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे श्याम सुंदर जी से कि अभी तक आपने यही ज़्यादातर बताया कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, और ये कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारी सुनते नहीं है, तो ये कहते हैं कि जो भी आप प्लानिंग करने के लिए अधिकारी लोग आते हैं, हम लोगों की नहीं सुनते। अब हम लोगों की नहीं सुनते तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनका विज़न क्या है। अगर ये ब्रज के बारे में कुछ अपना रोड मैप बताएं तो उस रोड मैप को शायद अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्रज टॉक स्टूडियो के माध्यम से ये अपने रोड मैप को बताएं और ये जनता तक अपनी बात को बताएं एक सीधे और सरल तरीके से, जिससे कि जनता इनके प्रति एक हमदर्दी के तौर पे आगे आए, एक जन समूह ऐसा तैयार हो। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी बात आई, ये हर बार यही कहते रहे कि अधिकारी नहीं सुनते। यूँ कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो माँ कौन है समाज में और बच्चा कौन है? अब जनता जब बच्चा है तो माँ कहाँ है? अधिकारी के रूप में, चाहे प्रशासन हो या राजनीति हो। तो इसलिए हमको अगर अपनी बात मनवानी है तो जनता रूपी बच्चे को रोना पड़ेगा, और जब तक वो रोएगा नहीं तब तक उसको दूध नहीं पिलाया जाएगा। तो वो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने प्रतिनिधि, अपने गेस्ट से यही कहूँगा कि उसके विजन के बारे में आप हमें बताइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहली बार आपसे इस चर्चा पे मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आपने जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें शायद कुछ ऐसे नहीं रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर जो भी हैं वो आपके विजन को देखें। तो इसलिए आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर को बताएं कि आप किस रूप में ब्रज को देखना चाहते हैं। देखिए, ब्रज के बारे में मैं केवल एक 5 बिंदु पर चर्चा करूंगा, मैं ज्यादा लंबा चर्चा भी नहीं करूंगा। सबसे पहली चर्चा होगी मेरी माँ यमुना के ऊपर। माँ यमुना का जल
शुद्ध हो, स्वच्छ हो, यमुना जल का पानी छोड़ा जाए। दूसरी बात, हरिद्वार, चित्रकूट, अयोध्या की तर्ज पर वृंदावन में 12 घाट से लेकर अक्रूर घाट तक घाटों का निर्माण हो और वो घाट बड़े लंबे चौड़े घाटों के रूप में होना चाहिए, 100 फीट के करीब करीब, जिससे वृंदावन की शोभा बढ़ सके, जिससे ब्रज जाना जाए। तीर्थों की शोभा नदियों से और घाटों से होती है। किसी भी तीर्थ में आप चले जाएं, नदियां स्वच्छ रहेंगी, घाट स्वच्छ रहेंगे, पर्यावरण का वातावरण अच्छा बनेगा। उस चारों साइड में 12 घाट से लेकर अक्रूर घाट तक जो घाट बनाए जाएं, वहां पर्यावरण की दृष्टि से काफी वृक्ष लगाए जाएं। बाहर से आने वाला जो रास्ता सरकार कर रही है वो अच्छी बात है। पहला विजन तो मेरा ये एक नंबर। दूसरी सबसे बड़ी बात, वृंदावन कोई रबड़ नहीं है जिसको खींचा जाए। वृंदावन में यात्री प्रत्येक बार लगभग हर साल क्या, हर महीने, यदि इस महीने में 10 लाख आदमी आया तो अगले महीने में 20 लाख आदमी आना, और हर साल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती। बाहर से आने वाला यात्री यहां बंदरों से लेके काफी परेशान है। मैंने बार बार ये बात कही कि मंकी सफारी जल्दी बनाई जाए और कुंभ क्षेत्र में यमुना परिक्रमा मार्ग से लगे हुए क्षेत्रों में मंकी सफारी का निर्माण किया जाए, जिससे बंदरों को वहां शिफ्ट किया जाए, जिससे वहां उनको खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आने वाला तीर्थयात्री चने खरीद के वहां डाल सकते हैं। 3 नंबर, वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा के अंदर वृंदावन के रज मेले दर्शनार्थ। 4 नंबर, वृंदावन को ई रिक्शाओं में वृंदावन के अंदर केवल 150 से 200 ई रिक्शा संचालित हो पंचकोशी परिक्रमा के अंदर, चाहे वो किसी भी रोटेशन रूप में चालू करें। इस महीने 200 लोगों को दें, अगले महीने और 200 लोगों को दें, अगले महीने फिर उससे 200 लोगों को दें। साल में 2500 रिक्शे यदि वृंदावन में है, सब जैसे कि प्रशासन कहता है कि 200 रिक्शे वृंदावन में दें, 12 महीने में 2400 रिक्शे संचालन हो जाएगा। उनके रूट निर्धारित करें, उनके रूटों के रिक्शे अलग तरीके से हो, सब पर नंबर हो, ड्रेस अलाउ करें, ड्रेस पे उनके लिए नाम हो। ये ई रिक्शा के बारे में चर्चा हुई। चौथी समस्या, यहां के जितने भी तीर्थ पुरोहित, मंदिर देवालय के लोग हैं, गोस्वामीगण हैं, सबके आई कार्ड जारी हो। ब्रजवासी तीर्थ पुरोहितों के आई कार्ड जारी हो, गोस्वामियों के आई कार्ड जारी हो। और मंदिर की जो भी समस्या है कि वृंदावन में यात्री किस तरीके से दर्शन करने जाएगा, यात्रियों को घुसने की जो एंट्री है वो परिक्रमा मार्ग से हो, और उसके बाद निकलने की जितनी भी एंट्री हो शहरी क्षेत्र से हो। मैं एक बात बता दूं कि वृंदावन का परिक्रमा मार्ग वृंदावन के लिए सबसे उपयुक्त एंट्री करने का मार्ग है। यदि हम क्योंकि दोनों साइड में खादर की जमीन लगी हुई है, 200 फीट 100 फीट का हम घाट का चबूतरा बना दें, 100 फीट की हम सड़क बना दें बढ़िया सुंदर अच्छी तरीके से, और वहां से यदि ये परिक्रमा मार्ग से यात्री आए, आने पर यात्री जो है वहां से एंट्री करे। परिक्रमा मार्ग से वृंदावन के सारे देवालयों की दूरी मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी है। आप स्थान कालिया दें परिक्रमा मार्ग के ऊपर, कालिया मर्दन का जो मंदिर है परिक्रमा मार्ग के ऊपर, मदन मोहन जी का मंदिर बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के ऊपर मात्र 50 मीटर की रास्ता, बांके बिहारी का मंदिर परिक्रमा मार्ग से मात्र 200 मीटर, राधा वल्लभ जी का मंदिर परिक्रमा मार्ग से मात्र 200 मीटर, सेवा कुंज निकुंजवन परिक्रमा मार्ग से 200 मीटर, इमली तला परिक्रमा मार्ग के ऊपर, कालिया मर्दन परिक्रमा मार्ग के ऊपर। आप उसके अंदर चले जाइए, राधा दामोदर 200 मीटर, राधा श्याम सुंदर 200 मीटर, निधिवन 200 मीटर, शाहजी 200 मीटर, गोपीनाथ जी का मंदिर परिक्रमा मार्ग से 350 मीटर, राधा रमन जी का मंदिर 300-350 मीटर, केसी घाट परिक्रमा मार्ग के ऊपर। आप एक बात बताएं, कात्यायनी का मंदिर 300 मीटर परिक्रमा मार्ग से। आप एक बात बताएं, जब परिक्रमा मार्ग से लगे हुए सारे मंदिर हैं तो परिक्रमा मार्ग से ही क्यों ना सारे लोगों की एंट्री कराई जाए और निकासी का जो रास्ता किया जाए वो शहरी क्षेत्र में किया जाए। एक ऐसा रूट प्लानिंग तैयार होना चाहिए जिससे कि वृंदावन में आने वाले यात्रियों को कभी भी जाम की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, जब परिक्रमा मार्ग से एंट्री होगी
वो केवल बांके बिहारी मंदिर तक ही भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, वो प्रेम मंदिर पर शाम को जाम नहीं लगाएगा। ये पुराने जो सप्त देवालय हैं, पुराने जो 12 देवालय हैं, यहां पर सप्त देवालय और सप्त देवालय के अलावा सप्त निधि अलग है, जिसमें राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, बांके बिहारी, राधा वल्लभ। तो ये माने, ये तो आपने जो रोड मैप तैयार कर दिया कि जो हमारी धरोहर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी आपने कहा लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है, और भीड़ आ रही है तो वो भीड़ ज़्यादातर देखी गई है कि वो कुछ मंदिरों तक सीमित हो जा रही है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि वृंदावन का स्वरूप जो है वो सप्त देवालों के बिना मेरे ख्याल से अधूरा है। और जैसा हम ये जान पाते हैं कि वृंदावन, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो शाश्वत वृंदावन है और जो आज वर्तमान में कंक्रीट वृंदावन तैयार किया जा रहा है विकास के नाम पर, तो दोनों में आप अंतर थोड़ा सा हमको बताएं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हमारे वृंदावन के प्रति कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। वो अट्रैक्शन जो है, तो क्या आप एक पंडित समाज के प्रतिनिधि के तौर पे, एक ब्रजवासी के प्रतिनिधि के तौर पे, आप उनको क्या दर्शन दिखाना चाहते हैं? क्या ये बड़े बड़े मंदिर देवालों की दीवारें दिखाना चाहते हैं, या शाश्वत वृंदावन का जो वर्णन है उनको बताना चाहते हैं, या जिन मंदिरों में वो जा रहे हैं और उन मंदिरों के जो पुजारी हैं या जो महाराज लोग हैं, क्या वो सही रूप में वृंदावन का बखान कर पा रहे हैं? क्योंकि वो भीड़ भी देखा गया कि कुछ मंदिर तक जा रही है, लेकिन हमारे बहुत से सप्त देवालयों में कुछ तो मंदिर ऐसे हैं कि वहाँ अधिकांशतः जा ही नहीं पाती, या जाम की समस्या हो या अन्य कोई भी कारण हो। तो थोड़ा सा शाश्वत वृंदावन के बारे में, यानी कि जो वृंदावन की आत्मा है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं सुन रहा था आपकी बात, आपने कहा कामा उसकी भुजा है, ये डीग उसका ही है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो आत्मा का वर्णन करिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रज का मतलब ब्रज की रज से है। वृंदावन में यदि कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग पैसे के द्वारा बनाई जा सकती है, और जो आजकल के युवा में बिल्डिंग देखने का आकर्षण है, आजकल के युवाओं में वृंदावन को जानने की जिज्ञासा है, लेकिन आजकल के युवाओं में जिज्ञासा तो है, लेकिन बताने वाले कम है। एक नंबर बात, बताने वाले कम के कारण भी है। ब्रज वृंदावन में रज की महत्ता है। वृंदावन में गिरि गोवर्धन सादर से जो ठाकुर हैं, वो पंच तत्व, जैसे शरीर में पंच तत्व है, क्षति जल पावक अनिल समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, इसी तरह से ब्रज में ये 5 चीजों की ही पूजा है। ब्रज में रज की पूजा है, ब्रज में गिरिराज पर्वत की पूजा है, ब्रज में मां यमुना की पूजा है, ब्रज में वृंदा की पूजा है, वृंदा तुलसी की पूजा है, और ब्रज में मेरे गोपाल, यानी गोपाल किसको, गो माने गायों की पूजा है। अरे उन गायों के ऊपर तो मेरे गोपाल का नाम पड़ा। और जहां तक गायों के विषय में भी मैं चर्चा करूंगा, कुछ दिनों से मैटर चल रहा था, ये बिंदु हुआ, मैं समझ गया कि आप पूछना चाहते हैं गायों को लेकर। अब एक बात बताइए, बहुत कड़वा सच, कि नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान की थी जब श्री कृष्ण भगवान कालिया दमे मर्दन के कालिया नाग को नाथ के लाए थे। भगवान कृष्ण की सकुशल आने की खुशी में नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान की। ब्रज 84 कोस में इतनी सारी गौशाला है, गौशालाओं के नाम पर लाखों रुपया आता है, गौशालाओं के नाम पर बहुत मोटा पैसा लोग ले रहे हैं, ट्रस्ट बना रखी है, इतनी ट्रस्टें चल रही है। क्या सही मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति ट्रस्ट बना लिया, लिख देता है ATG से मुक्त गौ चारे के लिए दें? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ किया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट बना के अपना संचालन तो कर सकता हूं। क्या मैंने उन ब्रजवासियों की गायों की दुर्दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य किया? क्या मैंने उन ब्रजवासियों के लिए चारा दिया? क्या मैंने उन ब्रजवासियों की गाय जो पड़ी हुई हैं, किसी के पास 5 गाय 10 गाय, जिनको वो पालन करते रहे, जिस भगवान ने ब्रजवासियों का अपना प्राण माना कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न विसारियो तो नंद बाबा की याद। इस ब्रज के बारे में, इन ब्रजवासियों के बारे में तनिक सोचा। वो ATG की संस्था चलाते हैं, अपने आश्रम बना लेते हैं, गौचारण अपनी गौशाला प्राइवेट खोल लेते हैं। कभी उन्होंने वृंदावन के लिए, वृंदावन के ब्रजवासियों के लिए कभी कुछ करने का प्रयास किया? दुख होता है इस बात। आज ये मृत गाय पाई गई,
40 से 5 गौवंश मरे पाए गए। उन गौ भक्तों ब्रजवासियों के मन में क्या हुआ? वार्ता चल रही थी। क्या मैं पूछना चाहता हूं, यदि गौवंश मरी पाई गई और गौभक्तों ने उनके लिए न्याय मांगा तो उन्होंने कोई अपराध किया? ये अपराध की श्रेणी में आता है क्या? चलो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जाम कर दिया। किसके लिए किया? गौ माता के लिए, ब्रज की आराध्य के लिए, उस गोपाल जिसके नाम से, जिसका नाम भगवान कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा, उनके लिए आज उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, गंभीर धाराओं में मुकदमे लगा दिए गए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। क्या उसे वार्ता नहीं हो सकती थी? क्या 7 घंटे में इतना बड़ा भूचाल आ गया? 40 दिन में शाहीन बाग पर भूचाल नहीं आया? हरियाणा के रास्ते जब जाम कर दिए गए, दिल्ली और हरियाणा के, उस समय भूचाल नहीं आया? क्या 50 गायों में संवेदनशील इतना बड़ा मुद्दा जो ब्रजवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्या कभी सरकार के इन अधिकारियों ने यह सोचने का प्रयास किया ये बच्चे जो केवल अपनी भावनाओं के तहत सड़क पर बैठ गए हैं, इनको समझाकर बुझाकर हटाया जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए? वृंदावन में ऐसी गौशाला जिन्हें सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, क्या किसी भी गौशाला वाले ने अपने दरवाजे पर यह लिस्ट लगा रखी है कि मुझे इस साल इतना अनुदान मिला? क्या मेरे अंदर इतनी गाय हैं, इतनी गाय इस साल मरी, इतनी गाय के बछड़े हुए? किसी भी गौशाला ने आज तक लगा के टैग नहीं दिया। वो पैसा कहां जा रहा है? फर्जी। ये एक ब्रजवासी का दर्द है। आप एक बात बताएं, क्या मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र के द्वारा वो जमीन हासनंद गोचर भूमि 935 एकड़ की जमीन, जी 935 एकड़, जिस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी वृंदावन आए थे तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज जब उनसे मिला, तो जब यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज मिला तो उनको आश्चर्य हुआ था एक बात को लेके कि यहाँ के तो ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित ने संस्था बना रखी है, यहाँ के तो ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं। उनके मन में, यहाँ के ब्रजवासियों के तीर्थ पुरोहितों के मन में कितने सुंदर भाव थे। यहाँ के उस समय के तीर्थ पुरोहितों ने, हमारे बुजुर्गों ने उनका सम्मान जब किया तो उन्होंने जब कहा था कि यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के गायों के लिए, गौशालों के लिए हासनंद गोचर भूमि का निर्माण किया। वो 935 एकड़ जमीन है कहां? सड़कों पर लंबी लंबी दिखाई देने वाली जमीन आज छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई दे रही है। मैंने कल ये प्रश्न पूछा है फेसबुक पे, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। रेलवे का मुद्दा आया, वृंदावन से वो रेलवे जयपुर मंदिर के लिए, जिस समय मथुरा में रेलवे नहीं थी, जिस समय वृंदावन में रेल आई, शायद आपको जानकारी में ना हो, मथुरा में रेल नहीं थी। जयपुर से जयपुर मंदिर जिस समय बना तो जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह के द्वारा यह रेलवे लाइन का निर्माण कराया गया। आप बनी हुई चीजों को तो खराब कर रहे हैं, यहाँ के ब्रजवासियों से छीन रहे हैं। नई चीज देने की बजाय आपने रेलवे छीन ली। गाय को जैसे आपने लिया, अब भी देखते हैं हम सड़कों पर बेचारी गाय, गौ माता हमारी कभी कोई कूड़ेदान में अपना घुमा रहे हैं या कहीं ऐसी पड़ी हुई नजर आती है। तो ऐसा प्राइवेट गौशाला भी है या सरकारी है? सरकारी तो चलो ये कहते हैं उसकी ड्यूटी है कि उन गायों को वहाँ पर संरक्षण करे, लेकिन क्या भविष्य के लिए सरकार ऐसा भी रोड मैप बनाए? ये मेरी थिंकिंग है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्या होना चाहिए, उसमें क्या सही क्या गलत। क्या ऐसा प्राइवेट गौशाला में भी कोई क्राइटेरिया, कोई नियम ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे मान लो कोई इतने % आपको गाय कोई बाजार की ही रखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी रखा जाए? मैं तो कह रहा बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये कह रहा बिल्कुल होना चाहिए। कारण उसका शासन को आदेश करना चाहिए कि आप बाजार की या लोकल ब्रजवासियों की 100 गायों का पालन करेंगे। सरकारी गौशाला क्यों बनानी पड़ी? इतना अनुदान देने के बाद तो क्यों ना सरकारी गौशाला बनाई जाए, क्यों ना 935 एकड़ जमीन को संरक्षित किया जाए। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें केवल 1 साल में एक बार ट्रैक्टर से उसकी जुताई होनी है, उसकी सफाई होनी है, उसमें एक बार धान के दाने डाल दो, पूरे जीवन भर शायद इससे वृंदावन का पुराना स्वरूप भी थोड़ा सा पूरा सा पुराना स्वरूप दर्शन होगा। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात है, जहां तक गाय के विचरण करने वाली बात है कि ये ब्रज वृंदावन है।
प्रत्येक ब्रजवासी की एक सुबह की पहली माधुकरी जो निकलती है, रोटी निकलती है, वो गाय के लिए निकलती है। हमारे यहाँ यदि पहली रोटी ऐसे ऐसे परिवार है, यहाँ का जो मूल ब्रजवासी है 3 लोगों को अवश्य रोटी देता है। पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी साधु को और तीसरी रोटी लास्ट की रोटी कुत्ते को। तो मेरे यहाँ वृंदावन में जो माधुकरी प्रसाद साधु करते हैं, तो कल को तो ये कह देगी सरकार के वृंदावन में जो जैसे गाय विचरण करती है, साधु भी विचरण करते हैं, इनको भी हटाओ, एक जगह कर दो आश्रमों में। वृंदावन की मूल धरोहर है, आप कूड़ेदान क्यों नहीं हटाते हैं साइडों से? वृंदावन की स्वच्छता को इस तरीके से भारत के नक्शे पे पेश किया जाए। चाहे आज हम लोग जब बंगलौर जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि बंगलौर, यहाँ हम लोग आके कहते हैं बंगलौर बहुत सुंदर सिटी है। हम लोग जब बाहर से आते हैं, इंदौर जाते हैं, वहां से कहते हैं ये फलाना सिटी इतना सुंदर है। तो क्या वृंदावन इतना सुंदर नहीं हो सकता? कारण क्या है? ऐसे सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर राजनीतिक और सरकारी मशीनरी के अंदर तालमेल ना हो। मैं बार बार इस बात ना, तो ये जो आपकी बातें हैं शायद सरकार तक पहुंचे हमारे चैनल के माध्यम से, तो क्या मंशा नहीं है सरकार की या चाहती नहीं, लेकिन क्योंकि क्या जो आप जब दर्शन करा रहे हैं वो मेरे ख्याल से शायद आगे आने वाले जो भी पर्यटक होंगे उनके लिए एक नया, यानी नया तो नहीं कहूँगा, यानी पुरातन वाला जो अपना वृंदावन है उनके सामने आ सके। और लेकिन पता नहीं शायद वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपने जो भी दर्शन कराया, हमको अपना व्यू रखा, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक प्रश्न और है सर कि आज जो भी युवा आ रहा है, खासतौर से युवा की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग अकेले कहते थे ना कि अरे भजन तो हम बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ प्रवक्ता बोले हमारे जैसे कि बाबा हैं प्रेमानंद जी बाबा, वो भी कहते हैं युवाओं को ही तो अट्रैक्ट जो युवा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मंदिरों में प्रवेश हो रहा है, अभी कुछ मंदिरों ने कुछ ऐसी पहल की है उनके परिधानों के ऊपर खासतौर से, तो वहाँ कुछ बोर्ड भी लगा दिए गए हैं कि आप इस वेशभूषा में आइएगा। तो क्या उसमें सही है, क्या गलत है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ। उसका कारण है हम अपना जीवन भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीवन निर्वाह करते हैं, और हम अपने युवाओं को, बड़े दुख का विषय है, 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद होने के बाद हमने अपनी धरोहर से हमने अपने युवाओं को दूर रखा, अपनी संस्कृति से हमने युवाओं को दूर रखा, अपने मंदिर देवालयों से हमने संस्कृति को दूर रखा। जिस समय कोरोना काल आया, उस समय का वो 3 महीने का वो काल, मैं बहुत ही कड़वा सच है ये कि 3 महीने का वो कार्यकाल जिसमें युवाओं ने घर में बैठ के अध्यात्म को पढ़ा, जिसमें युवाओं ने दर्शन किया, भारत की संस्कृति के, भारत के सनातन धर्म का दर्शन किया, उससे युवाओं के मन में अपनी संस्कृति को देखने की इच्छा जागृत हुई। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से ही उनके अंदर, और आपने देखा होगा इस कोरोना के बाद पूरे भारतवर्ष में जहां भी सनातन के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उनके बच्चों में एक जागृति उत्पन्न हुई, क्योंकि समय नहीं है। उस समय बच्चों को बैठ के समय नहीं था। उन्होंने उस कोरोना काल में अपने माँ बाप को ठाकुर जी का कीर्तन करते सुना। एक आपदा थी, और उस आपदा में सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में घर में कैद हो गए। जब माँ बाप पूजा कर रहे हैं, बेटे पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पहले क्या था कि माँ बाप रात्रि को भजन करते थे, बेटा सुबह चला गया, उसके बाद में वो ड्यूटी चला गया, पढ़ने चला गया, काम चला गया, ट्यूशन चला गया, उसने अपने पिता को, माता को पूजा करते देखा ही नहीं। लेकिन उस 3 महीने के कार्यकाल में वो कोरोना का वो कार्यकाल जिसने भारत की पूरी दिशा को बदला, भारतीय संस्कृति की दिशा को बदलने का काम, मैं तो कह रहा हूं ऐसी आपदा कभी कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कभी कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर आता है। बिल्कुल होता है। तो ये आपदा का जो अवसर हमें मिला, अवसर मिला, और आपदा का जो भारतीय सनातन संस्कृति को, जो बच्चों को जो अवसर मिला, वो उस अवसर को इस समय संस्कृति में ढालने का काम वो कर रही है, वो आपदा। यानी कि ये जो मंदिरों ने पहल चलाई है वो सारे मंदिरों को ही करनी चाहिए आगे। ये बिल्कुल करनी चाहिए।
आज एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग अपनी संस्कृति से जीवन यापन नहीं कर सकते? होना चाहिए। आज ये पाश्चात्य संस्कृति के लोग हमारे प्रधानों को भाई अभी आपने शायद विष्णु शर्मा जी से ये कहा था कि भाई ब्रजवासी तो ब्रजवासी अपनी संस्कृति वो बताएगा, ये तो नहीं बाहर के आने वाले बताएंगे। कैसे बता देंगे? तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के प्रधान की संस्कृति के बारे में जानकारी के बारे में भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि एक बात मैं सब लोगों से, भारतवर्ष के लोगों से ये कहूंगा कि वृंदावन का तीर्थ पुरोहित, वृंदावन का ब्रजवासी आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है। उसको मित्रवत बुलाइए, वो आपका मित्र, आपको तीर्थ कराने में, आपका कर्म कराने में, आपकी पूजा कराने में और आपको सुरक्षित वृंदावन से घर तक पहुंचाने में आपका साथ देगा। मैं भारतवर्ष के सभी लोगों से निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप अपने मित्र को याद तो करिए। तीर्थ पुरोहित आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है। आज जितने भी संत हैं, जितने भी लोग बात कहते हैं कि वृंदावन में संतों ने प्रकाश किया, सत्य बात है। वृंदावन वो धरती है जहां पर ब्रह्म ने भी इस रज को चूमा है। वृंदावन वो धरती है, इसमें नित्यानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु, भूगर्भ गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, नए संतों में हमारे तटीय स्थान जैसा एक संत स्थान, हमारे आपके ये कृपालु जी जैसे संत, इनको भी एक संत ही कहेंगे। बिल्कुल। प्रेमानंद जी जैसे लोग, आज लोग बात उनके बारे में कुछ भी तरह तरह की चर्चा अच्छे लोग करते रहते हैं। उन्होंने तुलसीदास जी को भी नहीं छोड़ा चर्चा करने में। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये ब्रज की धरती है, ब्रज की लालों को उत्पन्न करती है, भक्तों को उत्पन्न करती है, भक्ति साधना का स्थल है। और यहाँ पर तो भक्त अपनी साधना करने आएगा और जिस जगह मुक्ति की जो कामना करे, मुक्ति भी यहाँ झाड़ू लगाए और पोंछा लगाए उस ब्रज में, तो उस ब्रज की चर्चा और ब्रज की बात अपरंपार है। मेरा तो आप सब लोगों से और ब्रज टॉक के सभी लोगों से ये आज का जो एपिसोड आपने शुरू किया, अच्छा बताइए। प्रश्न नहीं है, बस केवल वो ही व्यू चाहिए आपका कि हमारे ब्रज के बहुत से नाटक हुआ करते थे, बहुत से भाषाएं भी, हमारी भाषा का संरक्षण का क्या काम हो रहा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो है वो केवल ये जो अपना जो सारे बिल्डिंग ही तैयार करने में है, ये हमारी जो धरोहर है, हमारी भाषा के बारे में, उसके संरक्षण, हमारे जो बहुत से नृत्य ऐसे हुए करते थे, बहुत से हमारी नाट्य होते थे, वो शायद धीरे धीरे देखिए इसमें मैं एक बात अवश्य कहूँगा। हमारे ब्रज विकास तीर्थ परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं आदरणीय शैलजाकांत मिश्रा जी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, तो वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी तरीके से वो संस्था संचालन कर रहे हैं। लेकिन मेरी तो उनसे छोटा सा निवेदन है, मैं तो उनके छोटे भाई जैसा ही हूँ, कि ब्रज में जो साल में एक बार प्रोग्राम होता है तो ब्रज के कलाकारों को ही आमंत्रण करें और उनकी कला का ही पूरे भारतवर्ष और विश्व में प्रचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा बाहर से आए हुए कलाकारों के पीछे। क्योंकि ब्रज में कलाकार हम बाहर की चीजों को तो नेट पे और हर जगह देख सकते हैं। ब्रज का व्यक्ति अपनी जो खोई हुई कला है, हमारी रसिया, हमारे दंगल, हमारे चुटकुला नृत्य, हमारे चरकुला नृत्य गए, हमारी स्वांग, ऐसी जो चीजें थी, हमारी रासलीलाएं, हमारी रामलीलाएं। अभी आप तो निताई को बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, तो ये सारी चीजें जो विलुप्त हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ की सांझी, इन सब चीजों को, ब्रज की चीजों को आगे लाएं। और जो भी ब्रज के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि शैलजाकांत जी पहल करें, उनका साथ सब लोगों को देना चाहिए। हम ब्रजवासी बच्चों को क्या देंगे, वो अपनी धरोहर क्या है, क्या बताएंगे हमारी। तो इसलिए ये सब चीजें मैं तो सभी ब्रजवासियों से, सभी तीर्थ पुरोहितों से, सभी समाज के अंगों से ये अपील करूंगा कि अपनी विधाओं को अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय
हमें हमारी संस्कृति से पहचान कराएगा। क्योंकि आज तक भारतवर्ष में सैकड़ों आक्रमण हुए, हजारों आक्रमण हुए, जो संस्कृतियां बची उन संस्कृति के आधार पर उनका जीवन बताया जाता है। और ये सब चर्चाओं के साथ आज की ब्रेस्ट टॉक वार्ता में आप सब लोगों का जो प्रेम और उत्साह और आज जो पहली दिन मुझे यहाँ आमंत्रण के लिए किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। सर आभारी हम हैं कि आप हमारे पहले एपिसोड में आए, आपने इतना अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और ऐसी ही चर्चा यदि ब्रज की हो, बहुत ही सकारात्मक आपने, खासतौर से मेरे प्रश्न नहीं थे लेकिन बहुत अच्छी तरह से रखा और उस बात को शायद व्यूवर तक पहुंचे और व्यूवर के साथ साथ में सरकार तक जरूर पहुंचे आपकी वार्ता। ये पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ इसमें होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने उस चीज को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो मैं मान सकता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है ब्रज के लिए। और अब आगे देखते हैं क्या होता है, जनता के ऊपर है और खास तौर से सरकार के ऊपर। सबसे बड़ी बात। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा हमारे अतिथि आज के श्याम सुंदर जी, उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपने उत्तरों को इस प्रकार से रखा कि जिससे कि क्या है कि सरकार को भी सामंजस्य बना रहे और जनता के बीच में भी बना रहे। लेकिन थोड़ा सा उनका आक्रोश हमारे प्रशासन की ओर रहा। इसलिए देखते रहिए ब्रेस्ट टॉक।